तो हेलो, नमस्कार और वेलकम। आप सभी का वेलकम है इस वीडियो में। और ये वीडियो एक स्टोरी पे बेस्ड है। मैं एक स्टोरी बोलने वाला हूँ एंड ये वीडियो मुझे तुरंत बनाना था, यानी मैंने फटाक से इस ट्राइपॉड को सेट किया और मुझे अभी ये वीडियो चाहिए था बिकॉज द फील दैट आई हैड ऑफ दिस स्टोरी was 100% this time. So I don't wanted to wait for 2 or 3 days to make a good setup or to just put some good light adjustments, wear some good clothes and then to speak. उससे स्टोरी की क्वालिटी ख़राब हो जाती और ज़्यादा मायने वो रखता है कि स्टोरी की क्वालिटी कैसी है। इस सब चीज़ों को इग्नोर करो और स्टोरी अच्छी है या नहीं वो सिर्फ इससे पता चलेगा कि जब मैं स्टोरी बोल रहा हूँगा और आप उसे इमेजिन कर रहे होगे और वो करते करते कहीं आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो इसका मतलब ये स्टोरी ख़राब है। बैक कर देना इस वीडियो को। और अगर ऐसा ना हो तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। तो अभी मैंने इसे थोड़ा लिख लिया है, लेकिन इसकी जो एंड है वो मुझसे लिखी नहीं गई। वो मैंने सोचा मैं वो शायद सिर्फ मुंह से ही एक्सप्रेस कर सकता हूँ या शायद उससे भी नहीं। बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। यहाँ पे एक मेल कैरेक्टर है। तो कहानी शुरू होती है इस तरह से कि पूरी अपनी ज़िंदगी से खफा होकर केतन, जो मेल कैरेक्टर है इसका नाम केतन है। ऑल्दो मैं सोच रहा हूँ इस स्टोरी पे एक बुक भी लिखूँगा या जो भी हो, इस स्टोरी पे एक मैं मूवी भी बनाऊँगा। तो जब मैं वो करूँगा तो मैं इसके कैरेक्टर के नेम चेंज कर दूँगा, बट फॉर नाउ इट्स केतन। तो पूरी ज़िंदगी से खफा होकर केतन बहुत दूर जाने की चाह में एक होटल जा पहुंचा, जहां दो परिवार अपने ही साथ आए हुए गेस्ट को रखते थे। मतलब वो होटल उन्हीं का था एंड वो उसी होटल में भी रहते थे, जो कि बहुत बड़ी हवेली थी। एक होटल नहीं था, बट उस हवेली को वो लोग रेंट पे भी देते थे, उसी में खुद भी रहते थे और अपने जो गेस्ट हैं उनको अपने ही साथ रखते थे और उससे पैसे कमाते थे। यहाँ एक शाही घराना था, बहुत शाही घराना था। तो जो महल था वो बहुत बड़ा था और कमरे बहुत सारे थे, परंतु जो कमरे ऊपर और जो नीचे के फ्लोर पे थे वो सारे कमरे फुल रहते थे। बट जो ऊपर का फ्लोर था वो कोई लेता नहीं था और जो घर वाले हैं वो भी नीचे ही रहना प्रेफर करते थे। ऊपर के रूम या ऊपर के जो फ्लोर है उधर कोई नहीं रहता था। और ये सारी बातें विशाल को कोई तब सॉरी, फिर से मैंने नेम चेंज कर दिया। केतन को कोई तब ही बताएगा जब वो किसी से बात करेगा, परंतु वो तो अपनी लाइफ से रूठा है, तो उसे किसी से बात करने का वो मन भी नहीं था। वो गया वहाँ, उसने सिर्फ पूछा कि कोई कमरा खाली है। उन्होंने कहा अभी तो नहीं है, अगर आप आज रात तक वेट कर सकते हो तो हो जाएगा। तो उसने कहा कि क्यों नहीं है खाली, इतना बड़ा महल है। उन लोग ने कहा कि ऊपर का कमरा है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम वो कर देते हैं। विशाल ने कहा केतन ने कहा कि हाँ सॉरी, काम करते हैं, स्टोरी के जो कैरेक्टर है इसका नाम विशाल रखते हैं, विशाल। ठीक है, विशाल बहुत आसानी से मैं बोल पाऊँगा। तो विशाल ने कहा कि ठीक है, मुझे यही कमरा, ऊपर कोई भी कमरा दे दो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इस बाहर की दुनिया में वो नहीं था प्रेजेंट। तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्यों ये लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब से उसको कोई मतलब नहीं था। वो अपनी अंदर की दुनिया में मशगूल था। उसके बाद उसने जब कमरा ले लिया, विशाल ने जब कमरा ले लिया तो वो ज़्यादा टाइम कमरे में ही बिताता था। बंद कमरा पड़ा है, वो सिर्फ बैठा है उसी कमरे में और बैठ के अपने विचारों में खुद को कोसे जा रहा है या अपनी ज़िंदगी को कोसे जा रहा है।
और सिर्फ वो नाश्ता करने या खाना खाने नीचे आता था, और सिर्फ उसी टाइम ही वो दूसरों को देखता था या उनसे जो भी थोड़ी मोड़ी बातचीत होती थी, उसके बाद वो वापस से अपने कमरे में चला जाता था। यूं ही करते करते बहुत सारे दिन बीत गए। जब बहुत सारे दिन यूं बीत गए तब उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद जो चीज़ को मैं इतनी ज़्यादा अटेंशन दे रहा हूँ वो उसके लायक नहीं है। शायद मैं ज़िंदा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिकॉज़ अगर मैं अभी ख़त्म हो जाऊँ तो मेरे पास कुछ सोचने के लिए, कुछ रिग्रेट के लिए, कुछ हैप्पीनेस के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसको ये बातें थोड़ी थोड़ी महसूस हुई कि अगर मैं ज़िंदा हूँ तो या तो मैं रिग्रेट कर लूँ या तो मैं खुशी से कुछ कर लूँ, या कुछ भी करूँ जो मुझे अच्छा लगता है, या अपनी लाइफ को कंटिन्यू करूँ। उसे दूसरा ऑप्शन थोड़ा समझ आने लगा, तो इसी बहाने इसी चीज़ की वजह से वो अपने रूम से बाहर निकलने लगा, बालकनी में बैठने लगा, थोड़ा होटल को देखने लगा, घूमने लगा। और देखते देखते उसे पता चला कि वो होटल कितना शानदार था। उसकी जो कृतियाँ थी, जो एकदम मन मोह लेने वाले जो डिज़ाइन थे, वो इतने ज़्यादा अच्छे लगे उसे कि वो बहुत खुश हुआ। उसे सच में ऐसा लगा कि हाँ, मैंने शायद ये होटल लेके कोई गलती नहीं की। उसने जगह जगह की दीवार पे तस्वीरें देखी। वो तस्वीरें इस प्रकार थी कि जिसे दूसरी बन ही नहीं सकती। ये सिर्फ यही है, इसके अलावा दूसरी कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती ऐसी। और ये सब के बाद उसे कुछ दूर पे टेबल पे एक दादा की उम्र के सज्जन बैठे हुए दिखे, जो कि कुछ पढ़ रहे थे खुद के ही किताब से, तो जो कि उन्हीं ने लिखा था। और विशाल उनके पीछे था, तो उसे पता था कि ये कुछ तो पढ़ रहे हैं। तो ये उनके पास गया और उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए सिर्फ सुना कि ये क्या पढ़ रहे हैं। तो पुरानी व अनमोल कृतियाँ, ये सब तो हो गया। हाँ, जब वो सुनने लगा तो उसने एक कविता सुनी, बहुत ही प्यारी कविता जो कि उन बुज़ुर्ग ने लिखी थी। तुम हूर हो, गुरूर हो, मेरा सुरूर हो। बहुत ही प्यारी कविता जो कि उन बुज़ुर्ग ने लिखी थी, वो ये थी कि तुम हूर हो, गुरूर हो, मेरा सुरूर हो। तुम हूर हो, गुरूर हो, मेरा सुरूर हो, मेरी ज़िंदगी में सबसे मशहूर हो। यूँ तो हमें एक होने की कोई कसर बाकी नहीं, पर फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि तुम अभी दूर हो। तो ये सुन के विशाल के मुंह से निकल गया, वाह 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 वाह। तो बुज़ुर्ग ने उसकी तरफ देखा, उसे कहा कि कविताएं सुनते हो लगता है, चलो बताओ कौन से कविताकारों को सुनते हो, नाम बताओ। विशाल ने नाम बताए, गुलजार साहब, और कुछ नए ज़माने के भी बताए, कुछ पुराने ज़माने के भी बताए। परंतु उन्हें सिर्फ पुराने ज़माने वालों के नाम जिस तरह से सुनाई दिए, उनने बस ऐसे रिएक्ट किया जैसे बस उन्हें पुराने ही ज़माने के पता है। तो विशाल ने सोचा कि क्या पता ये बुज़ुर्ग हैं तो नए ज़माने की उतनी सोच भी नहीं होगी इनके पास, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात। उसके बाद वो दोनों बात करने लगे एक दूसरे से, क्योंकि कोई वहाँ था भी नहीं, तो वो दोनों की बातें चली 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 चली। कुछ टाइम बाद विशाल ने देखा, रियलाइज़ किया कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 2-3 घंटे बीत गए हैं। वो फिर उसने बोला कि अब तो अपने रूम में चलना चाहिए, अब डिनर का टाइम होगा। उसने सोचा कि मैंने आपका नाम पूछना तो भूल ही गया मैं आपका, तो आपका नाम क्या है? तो और आप रहते कौन से कमरे में? तो जो बुज़ुर्ग थे उनने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा कि मेरा नाम मुरली है, मुरली, और ये पूरा होटल ही मेरा है। मेरे 2 भाई इस होटल को चलाते हैं, जो कि नीचे ही रहते हैं अपने परिवारों के साथ, और वो तुम्हें काउंटर पे दिख जाएंगे। और मैं उनका बड़ा भाई हूँ, वो मेरे 2 छोटे भाई हैं, और वो और उनके परिवार नीचे रहते हैं। तो मुरली विशाल ने सोचा कि
उनका परिवार और आपका परिवार कहाँ रहता है? तो वो थोड़े से रुक गए। उन्होंने थोड़ा सोच के फिर जवाब दिया कि ज़रूरी नहीं कि सारी कहानियाँ पूरी हो जाएं, कुछ अधूरी रह जाती हैं। जैसे मेरी कहानी अधूरी रह गई। ये बात सुन के विशाल ने ज़्यादा सवाल पूछने का कोशिश नहीं किया और वो अपने रूम में चला गया। और इसी तरह बहुत सारे दिन बीतते गए। वो मिलते थे, फिर बातें करते थे। उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। वो मुरली और विशाल ये दोनों एक दूसरे की बातों को समझने लगे। हर रोज़ मुरली अपने ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ विशाल को सुनाता था और इससे विशाल को धीरे धीरे शायद अपनी परेशानियों की सुलझन मिलने लगी। उसे लगा कि शायद मेरा दुख बहुत छोटा है, या फिर वो बहुत धुंधला धुंधला लगने लगा उसे लगा कि जिस कारण की वजह से मैंने जो किया है वो उसके हकदार नहीं या उसके लायक नहीं है। मुझे और भी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए अपनी लाइफ में। और ये सोच के विशाल ने अब अपना माइंडसेट बदल लिया था। अब वो ज़िंदगी को अलग तरीके से देखना शुरू कर चुका था, क्योंकि उसके पास एक बुज़ुर्ग थे जिनने पूरी ज़िंदगी जी ली है। तो अब उनकी कहानियों में जो सीख मिलती थी वो उसके डिप्रेशन से, उसके सैडनेस, उसके रिग्रेट से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। ये सब चीज़ें होने लगी और बहुत सारा टाइम वो उनके साथ बिताने लगा। और जो नीचे काउंटर पे जो मुरली के भाई थे वो भी ये बात नोटिस करने लगे कि अब ये थोड़ा व्यस्त तो अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा मस्त रहने लगा है, थोड़ा खुश है ये। तो इसके आगे मैंने लिखा नहीं है। तो वो बहुत खुश रहने लगा और कुछ टाइम बाद वो यूं ही बस काउंटर पे गया सुबह सुबह। तो काउंटर वाले जो मुरली के छोटे भाई थे उसने उनसे पूछा कि मैंने जो बुक किया था रूम वो कितना टाइम का है। तो उसने कुछ टाइम बताया कि इतने टाइम का है। आप बहुत वो लग रहे हैं कि मशगूल हो गए आप इस होटल के साथ, तो क्या आप इस टाइम को बढ़ाना चाहते हैं? अगर आपको और रुकना है तो आप रुक सकते हैं, क्योंकि ऊपर का रूम कोई भी नहीं लेता है, तो वो हमेशा खाली है। तो विशाल ने सोचा और वो चाहता तो था कि मुरली के साथ और भी टाइम बिताए, पर वो ये भी जानता था कि अगर जो टाइम उसने बिताया है, अगर वो उसकी जो भी उसको सीख मिली है, अगर वो उसकी कदर करता है तो उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अगर वो यहाँ से जाएगा वापस वहीं और एक नए अंदाज से जीना शुरू करेगा जो कि उसे यहाँ से मिला है, वो एक्चुअली में रियल रिस्पेक्ट होगी जो कि वो टुवर्ड्स मुरली और उसकी जो भी लेसन्स है उसकी इस कहानियों के टुवर्ड्स जो भी रिस्पेक्ट होगी वो रियल तभी होगी जब वो वापस वहाँ जाएगा और प्रॉब्लम्स को टैकल करेगा एक नए माइंडसेट के साथ, एक नए जोश के साथ। और ये सारी चीज़ें सोच के वो मन ही मन मुस्कुराने लगा, बट उसे ये भी था कि मुझे मुरली को छोड़ के जाना पड़ेगा। पर फिर भी उसने कहा कि नहीं, मेरी बुकिंग को एक्सटेंड मत करो, जब तक वो है तब तक रखो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो जो काउंटर पे थे उनके छोटे भाई मुरली के, उनने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद विशाल चला गया। उसके बाद विशाल गया अपने रूम में और बैठकर बहुत देर तक सोचते रहा अपनी परेशानियों के बारे में, मुरली की कहानियों के बारे में, मुरली की अधूरी कहानी के बारे में जो कि हमेशा अधूरी रह गई। और जब भी वो उसे याद करता उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा आता मुरली का, जो कहता कि मेरी कहानी अधूरी रह गई यार। और उसे बार बार ऐसा लगता था कि काश अगर मैं रचेता होता, या काश मेरे पास वो कलम होती जिससे कहानियाँ लिख सकते, तो शायद मैं उसकी कहानी पूरी कर देता। उसे इतना ज़्यादा वो लगता था कि यार उसकी कहानी अधूरी क्यों रह गई। और फिर वो सोचता कि शायद उन अधूरी कहानियों की वजह से ही वो आज वो है जो वो है। ये सब होने लगा और इसके साथ ही उसका होटल का जो
रहने का जो टाइम था वो ख़त्म होने वाला था। एक दिन क्या हुआ, और ये एक दिन क्या हुआ कि मुरली अब ज़्यादा उससे मिलता नहीं था। शायद विशाल ने उसे बताया था कि मेरा अब इतने दिन बाद मैं छोड़ के चला जाऊँगा। पर जिस दिन वो छोड़ के जाने वाला था उसके एक दिन पहले भी रात तक मुरली उससे नहीं मिला। मुरली को ना देखकर विशाल को थोड़ा सा अजीब लगा कि वो इंसान जिससे मैं इतने टाइम से बातें कर रहा हूँ और ऑफ कोर्स उसे भी मेरी इंटरेक्शन में इंटरेस्ट है, वो अब मिलता नहीं है। क्या पता क्या हो गया है। तो उसने सोचा क्यों ना इनके भाइयों से पूछा जाए। तो वो नीचे गया, नीचे सीढ़ियों से उतरा। उतरते उतरते उसे सामने उसके छोटे भाई दिखे जो कि कुर्सी पे बैठे थे। उनकी भी उम्र हो चुकी थी। तो वो गया और जाते जाते वो उनके भाई को देख रहा है और मन ही मन सवाल कर रहा है कि यार ये तो मुरली से भी ज़्यादा ओल्ड लग रहे हैं, बूढ़े बूढ़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ये मुरली से भी। अगर ये उनके छोटे भाई है तो ये उनसे थोड़े जवान होने चाहिए। और ये सब थॉट्स बस कुछ टाइम के लिए थे। उसके बाद जाके उसने पूछा उनसे कि वो मुरली कहाँ है। उन्होंने बोला कि कौन मुरली। उसने बताया कि अरे आप मुरली को नहीं जानते हैं, आपके बड़े भाई। तो फिर वो एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने कहा मुरली, हाँ जानता हूँ मेरा बड़ा भाई। मैंने कहा तो फिर बताइए, अब कोई अपने बड़े भाई को भूल सकता है। चलिए छोड़िए, ये बताइए वो है कहाँ। मैंने कहा आपको क्या काम है उनका। उसने कहा कि काम मतलब बात करना है मुझे। उसने बोला कि आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप लेट हो गए। मैं बोला, उसे समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है, या शायद ये मेरे से मस्करी कर रहा है या ये पागल हो गया है। विशाल के रिएक्शंस और माइंड के थॉट्स कुछ इस तरह से रन कर रहे थे। फिर उसने पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, एक बार मुझे उनका नाम बताइए पूरा। उसने उनका नाम बताया, मुरलीधर, जो कि मेरे बड़े भाई हैं और एक मुझसे बड़े भाई हैं, उनके भी बड़े भाई हैं। हम 3 ही भाई हैं। सबसे बड़े मुरलीधर हैं और वो अब नहीं रहे। वो नहीं है इस दुनिया में, वो मर चुके हैं और उन्हें मरे बहुत टाइम हो चुका है। ये बात सुनते विशाल के पैरों से ज़मीन खिंच गई। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वो लिटरली बैलेंस नहीं कर पा रहा था। वो नीचे गिर गया। वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान क्या बोल रहा है। उसने पहले बोला कि मैं इतने दिन से बात कर रहा हूँ वहाँ पे बैठ के, यहाँ ये सारी उसने कहानियाँ सुनाई जो भी थी वो सब मुरली की। बट उसके भाई का जवाब सेम था कि मुरली नहीं रहा। और वो बहुत अच्छे आदमी थे। वो जब तक थे उनने बहुत लोगों की मदद की, बहुत लोगों को हंसाया, और बस एक बार आखिरी बार रुला कर चले गए। ये सब चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि शायद ये सपना ही है। बिकॉज जो इंसान जिसको वो जानने लगा था और अब पता चल रहा है कि वो है ही नहीं, तो फिर उसे लगा कि तो फिर मैं जिससे मिलता था वो कौन था और ये सब क्या हो रहा है। अगर आप मुझे उनकी तस्वीर दिखा सकते हो तो दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि तस्वीर, तो फिर उन्होंने जाके अपने रूम में दिखाई, अपने कमरे में ले गए और फिर उन्हें तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही वो समझ गया कि वो तो वही है, सेम वही इंसान जो तस्वीर में जिसकी फ़ोटो पे फूल लगाए, वही इंसान उससे मिलता था, उसे कहानियाँ सुनाता था, उसे हंसाता था, उसे कविताएं सुनाता था। और ये सब सोच के उसका दिमाग फिर से ख़राब होने लगा। अभी अभी वो जस्ट डिप्रेशन के स्टेज से उभरा है और अभी उसके साथ ये हो गया। और ये चीज़ें शायद बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सप्रेस कर जाते हैं, जैसे रोना। जब हम रोते हैं तो वो शायद सबसे छोटा स्टेज होता है दुख का। तुमने रो दिया, रो के तुमने आंसू बहा दिए और ख़त्म। सबसे बड़ा दुख वो होता है जिसमें आंसू निकल नहीं पाते।
बहुत ट्राई करते हैं, हम निकल नहीं पाते आंसू। और विशाल के साथ भी यही हो रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसे एक चीज़ ज़रूर समझ आ रही थी कि शायद अब मुरली मुझे कभी नहीं मिलने वाला है। उसे इस बात का भी अफ़सोस हो रहा था कि शायद मैं अपना टाइम बढ़ाकर रुक जाता और ये बहादुर होने का नाटक ना करता, तो शायद आज मुरली साथ होता मेरे। ये बातें बहुत ज़्यादा उसे ठेस पहुंचा रही थी और उसे बुरा भी लग रहा था कि उसने शायद उसी की वजह से अब वो नहीं है। पर उसके सामने लगी हुई तस्वीर उसे ये कह रही थी कि वो बहुत पहले जा चुका है, तो फिर वो कौन था जो वहाँ था? और ये सब चीज़ें उसका दिमाग घुमा रही थी। एंड ऐसे ही वो उनके छोटे भाई से बात कर उसने की बात, और मतलब मुरली के बारे में और बहुत सारी बातें जानी। उसकी जिससे शादी होने वाली थी, उसका परिवार क्यों नहीं था, और ये सब बातें जानने के बाद वो विशाल चला गया वहाँ से, उस होटल से विशाल चला गया। और जब वो जा रहा था तो रास्ते में शायद वो सब कुछ उसके साथ ही था जो कि मुरली ने उसे दिया। और एक बार को उसके दिमाग में ये ख्याल भी आया कि क्या अगर आखिरी बार मुरली मुझसे मिल लेता तो क्या बहुत बड़ा बदलाव आ जाता। लगता है मुरली ने सही ही किया मुझसे ना मिलकर। जो उसने मुझे सिखाया जिस तरह से जीना और ज़िंदगी की परेशानियों पे हंसना, उन्हें कहानी बनाकर सुना देना, क्या अगर वो मुझसे मिलता और थोड़ा सा हम लोग आँखों में आंसू भर लेते तो ये सब चीज़ें बदल जाती? ऐसा नहीं होता। सारी चीज़ें वैसी की वैसी थी, उसकी कहानियाँ अभी भी वही थी, सब कुछ वही था। और सारी चीज़ें शायद वो कैरी कर रहा था खुद के साथ। हर एक चीज़ जो उसने बोली उसके दिमाग में घूम रही थी, पर वो चीज़ सबसे ज़्यादा उसके दिमाग में बार बार उसी चेहरे के साथ आ रही थी कि मेरी कहानी अधूरी रह गई। लेकिन उस मुरली ने जिसकी कहानी अधूरी रह गई, उसने विशाल की ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा कर दिया। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश था। शायद ये पहले से लिखा हुआ था कि उसे इस तरह होकर फिर उसकी मदद करनी थी, पर उसे अभी भी ये क्लियर नहीं था कि वो था कौन और वो क्यों था वहाँ। ये सब शायद कुछ टाइम बाद उसे ये रियलाइज़ हुआ कि सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, जिस तरह सारी पहेलियाँ नहीं सुलझती। और यही सब करके वो वहाँ से चला गया। बस यही है कहानी का अंत। और शायद मैं इसे उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज़ आई डोंट नो, मैं इसे जिस तरह से फील कर रहा हूँ ये शायद मेरे शब्दों की कमी है कि अगर आपने उस तरह फील नहीं किया। बट ये ये एक बहुत प्यारी स्टोरी थी जो कि मुझे मेरे जहन में आई, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इसे लिखा और एक वीडियो भी बना दिया है। इससे इंस्पायर हो सकता है मैं कोई मूवी बनाऊं या कोई बुक भी लिखूं, बट ये स्टोरी बहुत प्यारी थी। मैं फ्यूचर की ज़्यादा वो करता नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से मैं बहुत थैंकफुल हूँ बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी। सो या, बाय।